नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 3 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 3 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 3 अगस्त से रिलेटेड इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तो 3 अगस्त 1492 को यूरोपीय देश स्पेन से सभी यहूदियों को बाहर निकाला गया था। 3 अगस्त 1492 को ही इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 पोत के साथ स्पेन से भारत की खोज पर रवाना हुआ था। 3 अगस्त 1678 को रॉबर्ट लासले ने अमेरिका में पहले जहाज का निर्माण किया था। 3 अगस्त 1780 को मेहर पॉफम के तहत कैप्टन ब्रूस ने ग्वालियर पर कब्जा किया था। 3 अगस्त 1886 को हिंदी के विद्वान मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। 3 अगस्त 1900 को फर्स्ट वन टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना हुई थी। 3 अगस्त 1914 को दोस्तों पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा था। 3 अगस्त 1957 को अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुन लिया गया और उनके नेतृत्व में ब्रिटेन से मलेशिया को आजादी मिली थी दोस्तों। 3 अगस्त 1960 को पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीर के फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी। 3 अगस्त 2004 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ था। 3 अगस्त 2007 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा था। तो ये थी दोस्तों 3 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, नासा और यूएलए ने मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यूएलए एटलस वी रॉकेट के साथ मार्स 20 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। फ्लोरिडा में केप कैनावरेल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन शुरू किया गया। परसिवरेंस रोवर नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जो लाल ग्रह के रोबोट एक्सप्लोरेशन का दीर्घकालिक प्रयास है। यूएलए एटलस वीएस सेंटर अपर स्टेज शुरू में मार्च 2020 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर एक पार्किंग कक्षा में रखेगा। नासा ने प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए मार्स 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों, अब 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन की शुरुआत किसने की है? नासा ने। तो बात करते हैं नासा की। तो नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होगा। इसकी स्थापना दोस्तों जुलाई 29, 1958 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में और अभी इसके प्रबंधक हैं चार्ल्स बोल्डेन। कौन है दोस्तों? चार्ल्स बोल्डेन। और डेप्यूटी प्रबंधक हैं लॉरी गार्वर। कौन है दोस्तों?
लॉरी गार्वर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBIL ने लॉन्च किया है MSME सक्षम पोर्टल। तो सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBIL ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। मंच को सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों के लिए लॉन्च किया गया है। MSMEs के लिए MSME सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है। साथ ही क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में MSMEs की मदद भी करेगा। MSME सक्षम MSME को वित्त के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक और ऋण तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। यह उनकी क्रेडिट लाइफ साइकिल के दौरान उनका मार्गदर्शन भी करेगा। इसमें MSME के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं की संयुक्त सूची भी शामिल होगी। अब MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBIL ने। तो बात करते हैं सिडबी की। तो सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र में संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख विकासी वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अप्रैल 1990, यानी कि आज से 30 साल पहले, और इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और इसके अभी वर्तमान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफा। कौन है दोस्तों? मोहम्मद मुस्तफा। और सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं ट्रांस यूनियन CIBIL की। तो ट्रांस यूनियन CIBIL लिमिटेड भारत में कार्यरत एक क्रेडिट सूचना कंपनी है। यह 600 मिलियन व्यक्तियों और 32 मिलियन व्यवसायियों पर क्रेडिट फाइलों को बनाए रखता है। ट्रांस यूनियन भारत में संचालित 4 क्रेडिट ब्यूरो में से एक है और एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांस यूनियन का हिस्सा है। इसकी स्थापना दोस्तों सन 2000 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। और इसके अभी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सतीश पिल्लई। कौन है दोस्तों? सतीश पिल्लई। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है जनजातीय कार्य मंत्रालय MOTA को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। मोटा ने डिजिटल इंडिया के बड़े विजन के साथ जोड़ने के लिए DBT मिशन के मार्गदर्शन में DBT पोर्टल के साथ 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को एकीकृत किया। 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस नाम से आयोजित की गई। जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा ने डिजिटल इंडिया एंड E-गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। और अभी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है रिलायंस पावर और जेरा ने बांग्लादेश के बिजली परियोजना के लिए एक ऋण समझौता किया है। तो रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता बांग्लादेश के मेघनाघाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश की बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाई अप में से एक है।
इस समझौते के साथ रिलायंस पावर और जेरा पूर्ण पैमाने पर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी और 2022 में कमर्शियल ऑपरेशन को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से काम करने का लक्ष्य है। 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना से उत्पन्न बिजली बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड बीपीडीबी के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते के तहत बेची जाएगी। यह कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत से 22 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। अब ये परियोजना कहां शुरू की गई है? बांग्लादेश में। तो ये रहा दोस्तों मैप में बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश का ध्वज और ये है वहां का कुल चिन्ह। तो बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल एक बांग्ला भाषी अंचल बंगाल है जिसका ऐतिहासिक नाम बंगया बांग्ला है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। इसकी राजधानी है दोस्तों ढाका और बांग्लादेश की राजभाषा है बांग्ला। वहां की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी दोस्तों 26 मार्च 1971 में और आधिकारिक रूप में यह स्वतंत्र हुआ दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को, जिस दिन को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका है। क्या है? टका। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में रूस ने अध्यक्षता की है। तो जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक हुई है उसमें अध्यक्षता किसने की है? रूस ने। तो रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का आयोजन किया गया। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा। तो अगली ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान मंत्री ने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये रहा रशिया जिसने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अब बात करते हैं रशिया की। तो रशिया पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। इसकी राजधानी मॉस्को है और रूस की मुख्य और राजभाषा रूसी है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहां की मुद्रा है रशियन रूबल। क्या है दोस्तों? रशियन रूबल। और यह है रूस का ध्वज और यह है रूस का कुल चिन्ह। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमीद बाकायको। तो हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बाकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एमेदो गोन कोलिबेली का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद हमीद बाकायको देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे थे। हमीद बाकायको रिपब्लिक RDR पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पेट्रियोट के प्रभारी भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता सरकार में 2003 से 2011 तक नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वह 2018 से देश के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक अबोबा के मेयर भी रहे हैं दोस्तों। तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? हमीद बाकायको। तो ये हैं हमीद बाकायको। ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आइवरी कोस्ट के। तो ये रहा दोस्तों मैप में आइवरी कोस्ट।
और ये है आइवरी कोस्ट का फ्लैग और ये है आइवरी कोस्ट का एम्बलम। तो आइवरी कोस्ट एक गणतंत्र राष्ट्र है। अफ्रीका महाद्वीप में यह लाइबेरिया तथा घाना के बीच में स्थित है। गिनी, माली तथा अपर वोल्टा नामक देशों से इस देश की सीमाएं मिलती हैं। फ्रांस ने 1842 ईस्वी में आइवरी कोस्ट पर अधिकार कर लिया था, किंतु नियमित फ्रांसीसी शासन वहां 1882 में प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1960 के दिन इस देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और 20 सितंबर 1960 को इसे राष्ट्र संघ का सदस्य बना लिया गया। आइवरी कोस्ट की कैपिटल है दोस्तों यामोसोक्रो। क्या है दोस्तों? यामोसोक्रो। और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है अबिदजान और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों फ्रेंच और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलासेन ओउतारा। कौन है दोस्तों? अलासेन ओउतारा। और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। क्या है दोस्तों? वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है मोबीक्विक ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mPay.me लॉन्च किया है। तो जो मोबीक्विक है उसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mPay.me लॉन्च किया है। तो डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने mPay.me नामक एक नई यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है जो यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। mPay.me का इस्तेमाल कर बनाया गया सिंगल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है और जो मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। mPay.me के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने फोन नंबर का उपयोग करके अपने स्वयं के मिनी निजी भुगतान गेटवे बना सकेंगे। पेमेंट प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को इस चैट से SMS, ईमेल आदि पर इससे व्यक्ति के साथ साझा करना होगा। वे सभी मोबीक्विक यूपीआई उपयोगकर्ता जिनके पास अपना व्यक्तिगत भुगतान लिंक है वे इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस लिंक का उपयोग किसी भी यूपीआई ऐप, मोबीक्विक, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि के माध्यम से किया जा सकता है। अब मोबीक्विक के CEO हैं दोस्तों बिपिनप्रीत सिंह और मोबीक्विक का मुख्यालय है गुरुग्राम में। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है हरिकृष्ण ने BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया है दोस्तों। तो ये हैं हरिकृष्ण। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्ण ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड में 26वें नंबर में काबिज खिलाड़ी ने शीर्ष पर रहने वाले पोलैंड के रेडोस्लो वदासोजिक की तुलना में 10 अंक कम हासिल किए हैं। इससे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर 5.5 अंक के साथ एसेंटस चेस 960 टूर्नामेंट में शीर्ष में रहे थे। अब बात करते हैं BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के बारे में। तो BL चेस फेस्टिवल कोविड-19 महामारी के दौरान बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला प्रमुख कार्यक्रम है जिसका आयोजन सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा रहा है। शतरंज की बिसात पर खिलाड़ियों के बीच होने वाले टेबल की दूरी को बढ़ाया गया है और हर गेम के बाद सभी मोहरों को, बोर्ड, घड़ी को पूरी तरह से साफ किया जाता है। इसके अलावा दर्शकों को कार्यक्रम स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। तो ये थे पूर्व सपा नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह। तो राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। पिछले कुछ महीने से उनका इलाज सिंगापुर के एक अस्पताल में चल रहा था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव थे जिन्हें 2 फरवरी 2010 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि साल 2016 में इनकी फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी हुई थी और वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से साल 2016 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2016 में फिर से पार्टी का महासचिव बना दिया गया था। अब बात करते हैं हमारे पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 जुलाई को और इसका सही आंसर देने वाले के नाम है मानसी जोशी, अभिषेक दनगी, मनीष ममगई, वंदना पंथारी, साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ताइवान, ट्यूनीशिया, भूटान और म्यांमार। आपको अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।